हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगर मैं यूजीसी नेट का सिलेबस की बात करूं तो जब आप इसके सिलेबस में आते हो तो यूनिट नंबर जो 4 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस यूनिट के अंदर आपको टोटल 3 और 4 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये सारे कवर होते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड साथ में आपको मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9 के अंदर कंप्लीट और यू कैन से कवर होता है। तो चैप्टर नंबर 9 में वी हैव टू स्टडी टोटल 5 टॉपिक्स। नंबर 1, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इसका मीनिंग पढ़ेंगे, रीज़न पढ़ेंगे और इम्पैक्ट पढ़ेंगे। फिर है क्या डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग पढ़ना है हमें, रीजंस पढ़ने और इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पढ़ना है। यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड होना चाहिए, ठीक है जी। एंड देन मेजर्स टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड तो मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। तो ये वाले थर्ड वाले पॉइंट के अंदर ही फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट। तो टोटल आपको जो है 5 टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेस डिमांड का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड सिंपल मतलब होता है क्या, जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो उसे आप क्या कहते हो, एक्सेस डिमांड कहते हो। जब भी एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड। और सेम इसका अपोजिट क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई तो उसे हम लोग डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ जी, मीनिंग पढ़ लो फटाफट। तो एक्सेस डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। बट यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है कि जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है क्या, इन द एक्सेस और एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू द इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए याद रख लेना। जब भी एक्सेस डिमांड होता है तो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन, तो आंसर इज इन्फ्लेशन होता है। भाई डिमांड जब ज़्यादा होएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई होने लगता है। प्राइस हाई होने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं या इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन बोलते हैं। तो जब भी एक्सेस डिमांड होएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशंस बोलते हैं। और यू कैन सिंपली से एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन अराइज होता है। और इसका उल्टा जब डिफ्लेशनरी गैप होएगा, डिफ्लेशन गैप कर रहा हूँ, जब आपका डेफिशिएंट डिमांड होगा तो डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशन अराइज होगा। याद करने का आसान तरीका है, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज। मैंने क्या बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया। अब सुनो, एक्सेस डिमांड तो ई से होता है एक्सेस, लेकिन आई से होता है इंक्रीज। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट डिक्रीज वाले में याद रखना, डी फॉर डेफिशिएंट डिमांड एंड डी फॉर डिक्रीज। तो डी फॉर डेफिशिएंट डिमांड तो आपका कौन सा सिचुएशन अराइज होएगा, डिफ्लेशनरी गैप का। तो इंक्रीज वाला जो है आपका इन्फ्लेशन वाला कब होगा, एक्सेस डिमांड के केस में आएगा। तो सिंपल आप जैसे मर्जी वैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्या, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो एक्चुअल में जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है ना, वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होता है। जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे AD इक्वल्स टू एस बनाते हैं और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ED वाले से ऊपर पैरेलल टू AD कर्व होता है, दैट इज AD डैश हम लोग बोलते हैं। अभी डायग्राम भी बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो उस सिचुएशंस पे क्या होता है, आपका एक्सेस डिमांड अराइज होता है। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज दिस लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइजेस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल वर्ड में बोलूँ, इन्फ्लेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, जनरली प्राइजेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो हाई होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री होता है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है C+I। तो ये मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे इक्वल होता है वहीं पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लेकिन जब एक्सेस डिमांड होता है तो डिमांड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ऊपर हो गया पैरेलल टू AD। तो इसे हम लोग AD डैश बोलेंगे, ठीक है, AD डैश बोलेंगे। और जैसे ये शिफ्ट हुआ तो ये जो मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना, इसी से ऊपर में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो F तक। तो ये आपका ये जो पोर्शन है यही कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन अराइज होता है। तो ये डायग्राम आप पढ़ के जाना और अच्छे से बना के जाना, ऑलरेडी आपने क्लास 12 में बनाया था। नाउ कम टू द पॉइंट, रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो देखो भाई, रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड कई सारे रीजन होते हैं। तो मेनली आपको जो ये 6 रीजंस याद रख लेने हैं, एमसीक्यू में आएगा। एक्सेस डिमांड के ये 6 रीजंस हैं। सबसे पहला, भाई डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों हो जाएगा, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड क्यों हो जाएगा। तो नंबर 1 है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता था, सी अपॉन
वाई होता था एवरेज प्रोपेंसिटी, और आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इंक्रीज। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमपीसी का। जब एमपीसी जो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से राइज होने लगता है, तो उसकी वजह से डिमांड क्या होने लगता है, राइज होना। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो भाई इनकम इंक्रीज हो रहा है जितने रुपए से, उससे ज़्यादा रेट से क्या हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज होता है। रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट ऑलरेडी घटा दिया। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट घटा दिया है तो लोगों के पास डिस्पोजल इनकम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो लोगों के पास जब डिस्पोजल इनकम ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का डिमांड ज़्यादा करते हैं, हाई करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, एक्सेस डिमांड सिचुएशन अराइज होता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन अराइज होता है इकोनॉमी में। तो कह रहा है क्या, एक्सेस डिमांड में राइज बिकॉज इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये एमपीसी राइज और या आप कह सकते हो एमपीएस का डिक्रीज होना। एमपीएस कैसे होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फिर है क्या, रिडक्शन इन टैक्सेस, तो इट में अकर ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड। तो पहले बता दिया, डिस्पोजेबल इनकम टैक्सेशन कम होने की वजह से इंडिविजुअल या जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनकी डिस्पोजल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देता है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, तो सरकारें जब एक्सपेंडिचर हाई करने लगती है, ज़्यादा कर देती हैं, तो उस केस में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, काम मिलने लगता है, और उसकी वजह से उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनकम इंक्रीज हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, तो उस केस में एक्सेस डिमांड सिचुएशन अराइज हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, सिंपल हमने पढ़ा था क्या, मल्टीप्लायर भी पढ़ा हुआ है हमने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इनकम ज़्यादा होएगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करेंगे तो इनकम भी ज़्यादा होगी। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगे तो इनकम भी लोगों की ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से जो है डिमांड लोग ज़्यादा करने लगते हैं। तो एक्सेस डिमांड कैन ऑल्सो अराइज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के इंक्रीज होने से और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्रीज होने की वजह से हम लोग जो है क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकम जो है इंक्रीज हो जाता है। इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप क्या है, डिमांड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फॉल इन इंपोर्ट। फॉल इन इंपोर्ट, देखो अगर गवर्नमेंट या जो भी इकोनॉमी है वो इंपोर्ट अगर कम कर देती है, तो इंपोर्ट कम करेगी तो पैसे बाहर नहीं गए, पैसे बाहर कम गए, तो उसकी वजह से भी डोमेस्टिकली क्या आ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइजेज इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस में ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। तो क्या है, जब हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि विदेशी सामान अगर महंगा मिल रहा है तो हम इंपोर्ट कम करेंगे या ना करेंगे, तो उसकी जगह पे हम लोग डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स जो है हमें कम प्राइस पे मिल रहा है इन कंपेरिजन टू इंटरनेशनल प्राइस। तो उस केस में क्या आएगा, डोमेस्टिकली आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई होने लगेगा और यू कैन सिंपली से डिमांड बढ़ने लगेगा, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा, उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन अराइज हो जाएगा। लास्ट है क्या, राइज इन एक्सपोर्ट। और जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे ड्यू टू वॉट, जब इंटरनेशनली प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज क्या हो रहा है आपका, एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करोगे एट लोअर प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स में कम प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका गुड्स सेल कर रहे हो उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएगा तो सिंपली आप फिर से डिमांड ज़्यादा करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे तो एक्सेस डिमांड, और उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज हो जाता है। नेक्स्ट है क्या आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग सिंपल मतलब होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, जब आप या यू कैन से गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है क्या करती है, फॉरेन बैंक से या फॉरेन कंट्री से लोन वगैरह लेती है, तो जितना ज़्यादा लोन लेगी कोई भी इकोनॉमी तो उसकी वजह से इनकम आ गई ज़्यादा, तो फिर वो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, लोगों की भी इनकम बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से डिमांड भी ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सेस डिमांड में कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई कॉज बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है जी, तो ये होता है आपका टोटल 7 रीज़न होते हैं किसके, एक्सेस डिमांड के। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होता है, एक्सेस डिमांड से क्या होता है, इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। नंबर 1, एक्सेस डिमांड इज नॉट डिजायर्ड सिचुएशंस बिकॉज इट डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल इक्विलिब्रियम लेवल। तो हम ये सारी चीज़ पढ़ रहे हैं फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑलरेडी इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे काम कर रही है, तो अगर आपका क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड होता है, तो उससे क्या आएगा, कोई एक्स्ट्रा जो है ना एग्रीगेट सप्लाई राइज नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बेसिकली इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, आपका जो है एक्सेस डिमांड पे।
और इसकी वजह से क्या है आपका एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेस डिमांड से? तो एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो सेम है, ना तो एग्रीगेट सप्लाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना ही आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑन सप्लाई, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी जो है क्या है फुल इकोनॉमी लेवल पे काम कर रही है। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस। क्यों? क्योंकि फिर से वही आंसर रीजन आपको लिखना है, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा एक्स्ट्रा। लास्ट है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल क्या होगा? एक्सेस डिमांड की वजह से जनरल प्राइस जो है वो हाई होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन भी कहा करते हैं। तो ये था आपका इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड का सिंपल मतलब क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई तो उसे आप डेफिशिएंट डिमांड कहते हो। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो ऑलवेज रिमेंबर ये सारी चीज़ें हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी के बेस पे पढ़ रहे हैं। अब इससे क्या सिचुएशन राइज होता है? डिफ्लेशनरी गैप, पहले बता दिया। इसका कर्व क्या है देखो जरा, डिफ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन बाय विच एक्चुअल डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कर्व है ये तो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड कह रहा हूँ, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई जिसको वाई से भी डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम, दोनों इक्वल होता है ऑलवेज। और ये जो कर्व है ये है आपका एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। अब जब डेफिशिएंट डिमांड है तो उस केस में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब डिमांड डिक्रीज होकर नीचे हो जाता है, नीचे, दिस इज कॉल्ड एडी डैश, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो था इक्विलिब्रियम था, अब यहाँ से यहाँ ये न्यू पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम है उसके नीचे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला सिचुएशन जो है, ये वाला जो गैप है यही आपका क्या है, ये वाला जो गैप है यही आपका डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था सारे फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट और आपका अंडर इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये सारे डायग्राम। तो वो चैप्टर्स भी आप जरूर से ज़रूर रिवाइज करके रखना, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो भाई अगर मेरे को डायग्राम बनाना है, देखो अलग से बना दूँ, तो यहाँ पे डायग्राम होता है क्या, एक और ये दो तो एक तो ये है एग्रीगेट सप्लाई कर और ये आपका है क्या, एग्रीगेट डिमांड कर। पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बना लो, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी। जहाँ पे ये क्या होता है, क्रॉस करता है, इक्वल होता है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने इक्वल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर आपने एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बनाना है तो सिंपल वर्ड में बोलो तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एडी, पैरेलल होएगा, थोड़ा सा कर्व जो है ऊपर नीचे है बट आप जो है इसको सही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एग्रीगेट डिमांड पैरेलल होएगा और जो पहले वाला पॉइंट था ना इसी से ऊपर में आप ड्रॉ कर लो, ये ई है, ये एफ बना दो। तो ये आपका सिचुएशन क्या हो जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, क्योंकि ये एक्सेस डिमांड वाला है। और यहाँ पे क्या होगा, नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज कॉल्ड एडी डैश, और पहले ई था अब इसके नीचे बना दो तो ये वाला एफ पॉइंट है, तो यही गैप आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ई पॉइंट है ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अलग से डायग्राम भी बना सकते हो। अब बात करते हैं क्या रीजंस का, रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड, तो जो रीजन फॉर एक्सेस डिमांड है ना उसका उल्टा हो जाता है रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। तो आपका रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड में क्या आता है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वहाँ पे इंक्रीज होता था एक्सेस डिमांड में, यहाँ पे डिक्रीज है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होना है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव जो है इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका डेफिशिएंट डिमांड होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस जब गवर्नमेंट हाई कर देती है तो डिस्पोजल इनकम कम हो जाता है लोगों का। अब सर ये डिस्पोजल इनकम क्या होता है, तो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। डिस्पोजल इनकम का सिंपल मतलब होता है जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम कमाती है ना, उस इनकम पे डायरेक्ट टैक्स कहो या पर्सनल टैक्स कहो या इनकम टैक्स, इन तीनों टैक्स का नाम एक ही है, सेम ही होता है, ठीक है। तो जो भी इनकम अर्न करती है उस पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो जो भी इनकम हाउस होल्ड ने अर्न करा उसमें से इनकम टैक्स लेस कर दोगे, जो पैसे बच गए उसे डिस्पोजल इनकम बोलते हैं। डिस्पोजल इनकम का मतलब वो इनकम जो कोई भी हाउस होल्ड फ्रीली कहीं पे भी खर्च कर सकता है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाता है, इस केस में आपका टैक्सेस हाई होने से डिस्पोजल इनकम कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है। डिस्पोजल इनकम इक्वल्स टू सर जो टोटल इनकम होता है ना, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो टोटल इनकम जनरेट करा उसमें से पर्सनल टैक्स या इनकम टैक्स
इनकम टैक्स लेस कर लो तो उसे डिस्पोजल इनकम बोलते हैं, सिंपल वर्ड में बोले तो। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलता है, कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर उनकी आमदनी क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं रहेगा तो वो डिमांड करना कम कर देंगे। नेक्स्ट है फॉल इन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट कम होएगा तो लोगों की आमदनी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, तो डेफिसिएंट डिमांड। इसके बाद है राइज इन इंपोर्ट, जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, इंटरनेशनल मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज जब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक में उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई है, तो हम फॉरेन से, विदेशों से इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, हमारे यहाँ से पैसे चले जाएंगे, तो डोमेस्टिक मार्केट का क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसे हम डेफिसिएंट डिमांड कहते हैं। और एक है आपका फॉल इन एक्सपोर्ट, भाई राइज इन इंपोर्ट तो फॉल इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को हमने क्या किया, कम किया। एक्सपोर्ट अगर हमारा कम हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक में प्राइस ज़्यादा है, फॉरेन में जो है प्राइस जो है कम है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस केस में हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। तो एक्सपोर्ट जब कम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डोमेस्टिकली इकोनॉमी के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड बहुत कम हो जाएगा, तो उसे भी हम लोग डेफिसिएंट डिमांड कहते हैं। तो ये होता है क्या, इसके रीजंस, क्या क्या रीजंस थे, एक बार पढ़ लो। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, राइज इन इंपोर्ट एंड फॉल इन एक्सपोर्ट। अब इसके इम्पैक्ट क्या है डेफिसिएंट डिमांड के, तो इम्पैक्ट 3 है। नंबर 1 इफेक्ट ऑन आउटपुट, तो आउटपुट पे क्या होगा जरा बताओ, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी स्टॉक। जब डेफिसिएंट डिमांड होता है तो स्टॉक अपने आप बढ़ जाता है। कैसे सर, डिमांड लोग करेंगे नहीं तो जो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो रखा है तो वो स्टॉक के फॉर्मेट में अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों का स्टॉक, जो स्टॉक सेल नहीं होते हैं वो आपका इन्वेंट्री स्टॉक कहलाएगा, जो गुड्स सेल नहीं हुआ तो वो आपका स्टॉक कहलाएगा ना, इन्वेंट्री स्टॉक, तो वो बढ़ने लगेगा क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रखी है। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा जरा जल्दी से बताओ। तो डेफिसिएंट डिमांड की वजह से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या होता है, फॉल हो जाता है इन द प्लान्ड आउटपुट। उसके अलावा डेफिसिएंट डिमांड कॉजेज जनरल प्राइस फॉल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, जिसे हम लोग डिफ्लेशनल सिचुएशन भी कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, और वो हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा था, और वो डायग्राम अच्छे से याद रख लेना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 3 दैट इज कॉल्ड मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिएंट डिमांड। तो इसके 2 मेजर्स होते हैं, देखो, एक को कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, किसमें, बैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी से हाउ टू सॉल्व एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन सिचुएशन और डिफ्लेशन सिचुएशंस, वो वहाँ पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। तो देखो 2 तरीका होता है, एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार करती है। फिजिकल पॉलिसी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है बेसिकली, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करती है। आरबीआई भी गवर्नमेंट के अंदर आता है, आरबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक। तो अगर दूसरी इकोनॉमी की बात करें तो आप सेंट्रल बैंक लिखना, हर देश का सेंट्रल बैंक होता है एक, जो कि मेन बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक करेगा और फिजिकल पॉलिसी कौन करेगा सर, उस देश का गवर्नमेंट करेगा, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2 तरीकों से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ठीक करती है। नंबर 1 एक है क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 2 टैक्सेशन पॉलिसी या टैक्सेस। तो टैक्सेस या टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ही बात होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में 2 होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशो। और आपका जो है क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, देखो जब फिजिकल पॉलिसी से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सुनना जरा ध्यान से। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, पहले इसे समझ लो तो आप आसानी से जो है इसको ठीक करने के उपाय समझ सकते हो। इन्फ्लेशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो मार्केट में इकोनॉमी में जब महंगाई हो रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्राइस हाई हो रखा है, तो वो हाई क्यों हो रखा है, सोचो जरा। लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे, लोगों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस हाई हो रखा था इकोनॉमी में। तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा रखे हैं तो उसको कम किया जाएगा तो अपने आप इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगा। अब उसको कम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, उसको कम कैसे करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना, टैक्स रेट बढ़ा देती है ताकि डिस्पोजल इनकम लोगों का कम हो जाए। लोगों का जो डिस्पोजल इनकम है कम हो जाए तो अपने आप वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना वो कम कर देती है। भाई गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिंग करती है ना तो उससे लोगों को काम मिलता है, लोगों को काम मिलता है तो उनकी आमदनी, इनकम वगैरह बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन ऑलरेडी अराइज हो रखा है। तो अब बताओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी या कम करेगी, तो कम करेगी।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कम करेगी तो लोगों को काम कम मिलेगा, लोगों को काम कम मिलेगा तो उनकी इनकम घट जाएगी, इनकम घट जाएगी तो वो डिमांड करना कम कर देंगे, तो अपने आप इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगा। तो ये दो टूल होते हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और आपका जो होता है क्या, टैक्सेशन। तो मैंने आपको आई होप सही से समझाया। अब ध्यान से सुनो दो बातें और। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कहाँ करता है? सर गवर्नमेंट जो है ना, जैसे रोड्स बनवाता है, हाईवे बनवाता है, ब्रिज बनवाता है, गवर्नमेंट जो खर्चे करता है, तो उसकी वजह से क्या है अल्टीमेटली भाई, अगर मान लो एक्सप्रेसवे कहीं को बनवाना है, गवर्नमेंट अनाउंस करा कि भाई एक्सप्रेसवे बनाएंगे, सपोज जो है मुंबई से आपका जो है गुजरात तक एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अब वो एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो कौन बनाएगा उसको? लोग ही तो बनाएंगे, इंसान ही तो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, राइट। तो लोगों को उससे क्या होता है, काम मिलता है। तो जब गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करती है तो लोगों को काम मिलता है तो उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जब गवर्नमेंट खर्चे कम करता है तो उससे लोगों को काम कम मिलता है तो उनकी आमदनी घट जाती है। तो ये एक टूल होता है। तो मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है ना तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग क्या कर देती है, वो थोड़ी कम कर देती है। जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देता है। टैक्सेशंस में क्या होता है, टैक्स ज़्यादा होने की वजह से हाउस होल्ड को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो उनके पास जो डिस्पोजल इनकम है वो कम होएगा। जो भी टोटल इनकम कमाते हैं उसमें से टैक्स जो दे दिया उसके बाद जो बचा उसे डिस्पोजल इनकम बोलते हैं। तो डिस्पोजल इनकम ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ जो इनकम कमाया है लोगों ने उसमें से माइनस कर दो टैक्सेस, पर्सनल टैक्सेस बोलते हैं, तो लोगों के पास इसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 10,000 रुपये आमदनी कमाया उसमें 2,000 टैक्स दे दिया तो आपके पास 8,000 डिस्पोजल इनकम हुआ। अब इनकम अगर सेम है और मैं इस टैक्स रेट को 2,000 से बढ़ा के 3,000 कर दूंगा तो आपके पास इनकम कितना आएगा, 7,000। तो इनकम आपकी कम जाएगी। तो टैक्स ज़्यादा होएगा तो डिस्पोजल इनकम कम होएगा, टैक्स कम होगा तो डिस्पोजल इनकम ज़्यादा होगा। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन में हमें इनकम ऑफ हाउस होल्ड यानी इनकम ऑफ जो इंडिविजुअल पर्सन है उनकी इनकम को कम करना होता है, पीपल का इनकम जो है कम करना होता है, रेसिडेंट का इनकम, ताकि इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो। तो ये मैंने आपको बताया फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर एक एक करके नीचे जो लाइनें दिया हुआ है पढ़ा देंगे, बस उसके बाद चैप्टर खत्म, उसके बाद और कुछ है ही नहीं, तो ध्यान दो। तो ये इन्फ्लेशन का बताया, डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा होता है। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगा आपका, कम होएगा और टैक्स रेट बढ़ा देंगे। डिफ्लेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा। सब चीज़ आपको लिख देंगे, टेंशन ना लो। नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, एक है क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो मर्जी आप कह सकते हो। तो क्वांटिटेटिव वाला पहले पढ़ते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और SLR, लीगल रिजर्व रेशो। स्टेटरी लीगल रिजर्व रेशो के अंदर ही कैश रिजर्व रेशो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो आता है। ये हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, वहाँ पे भी आप जाके ध्यान से पढ़ सकते हो। दोनों जगह पे है तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कि उसको हम करेंगे क्या, वहाँ पे मीनिंग वगैरह पढ़ना था। बैंकिंग चैप्टर में हमें मीनिंग पढ़ना है इन सब का, और यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इसको हम क्या करेंगे ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ठीक हो। तो देखो बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो उस रेट को, उस ब्याज रेट को बैंक रेट बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन में क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है ना बैंक रेट बढ़ा देता है। जितने भी ये रेट है ना, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज कर देना। इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट बढ़ जाएगा, CRR बढ़ जाएगा, SLR सारे बढ़ जाएंगे, रेपो रेट जो है ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लोन देता है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म, उसे आप बैंक रेट बोलते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है तो उसे बेसिकली रेपो रेट बोलते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता। एक रिवर्स रेपो रेट होता है, उस केस में सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, यू कैन सिंपली से जब कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रख देती है तो उस पर जो ब्याज मिलता है कमर्शियल बैंक को, उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो रिवर्स नाम ही रिवर्स, तो बैंक रेट को अगर बढ़ाओगे तो रिवर्स को आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, रेपो रेट बढ़ाओगे तो रिवर्स को आप डिक्रीज करोगे। सिंपल, आप ऐसे याद रख लेना। फिर क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सिक्योरिटीज का सेल परचेज किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज का सेल परचेज करते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक कह रहा हूँ जो आपका, हाँ ये सेंट्रल बैंक जो है RBI जो है क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल कर देती है और लोगों से पैसे ले लेती है, छीन लेती है। एक तरीके से छीन नहीं, मतलब कि पैसे उनसे ले लेती है ताकि इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाए। और अगर डिफ्लेशन होता है तो इसका उल्टा करती है, वो परचेज कर लेती है सिक्योरिटीज और लोगों को पैसे दे देती है, एक तरीके से बांट देती है। तो इसके केस में क्या होता है, लोग के पास पैसे आ जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, तो डिफ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाता है और इन्फ्लेशन में उल्टा होता है। फिर लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में होता है कैश रिजर्व रेशो और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है इनिशियल डिपॉजिट का वो पार्ट जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, हर कमर्शियल बैंक रखता है,
और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब वो वाला पार्ट, वो परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास उसको इनिशियल डिपॉजिट का एक कुछ परसेंटेज रखना होता है। तो लीगल रिजर्व रेशियो मान लो 20% है, अगर कैश रिजर्व रेशियो 5% और 15% आपका स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जब कोई भी पर्सन बैंक में अकाउंट खुला के जो भी इनिशियल डिपॉजिट कराता है, जमा कराता है, तो उसको बैंक जो है दूसरे पर्सन को लोन देता है। तो लोन पूरा का पूरा नहीं देता, ये लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो 20% कम करके लोन देता है। ठीक है, ये क्यों देता है इसका बैंकिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो बैंकिंग वाला चैप्टर जाके उसमें आप पढ़ लो। ठीक है, वो रिवाइज कर लो और समझ में आ जाएगा। तो यानी कि सिंपल वर्ड में बोलूँ तो लीगल रिजर्व रेशियो भी इन्फ्लेशन के सिचुएशन में इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि कॉमर्शियल बैंक लोगों को कम लोन दे पाए। लोगों को कम लोन मिलेगा तो अपने आप इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा होता है, लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा लोन दिया जाए। ज़्यादा लोन मिलेगा लोगों को तो लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर 3 आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो। मार्जिनल रिक्वायरमेंट में होता यूँ है कि जब आप लोन लेने जाते हो कमर्शियल बैंक से, कोई भी इंसान कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाता है, तो जब सपोज 50 लाख का अगर कोई हाउस की प्रॉपर्टी, तो 50 लाख बैंक लोन नहीं सैंक्शन करती। वो कहती है एक मार्जिन रिक्वायरमेंट है 10% या 20%, उसको कम करके जो बाकी बच गए हैं उतनी की ही वैल्यू का लोन देगा। जैसे 50 लाख का प्रॉपर्टी का लोन लेने गया तो बैंक ने कहा देखो हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट रख रखा है 20%, सेंट्रल बैंक ने बोल रखा है कि भैया जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उससे 20% कम करके लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन सिचुएशन में अगर मान लो नॉर्मल केस में 50 लाख की प्रॉपर्टी 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो 50 लाख माइनस 20% करोगे तो 40 लाख ही लोन दे पाती है कमर्शियल बैंक। लेकिन इन्फ्लेशन सिचुएशन में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो 20% है उसको बढ़ा के 30% कर दिया, तो 30% हो गया, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी के बदले सिर्फ और सिर्फ 30% ही लोन मिल पाएगा इंडिविजुअल को, मतलब लोन कम मिलेगा, तभी तो इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक होएगा। और डिफ्लेशन में उल्टा होता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर दिया जाता है, 20% से 15 कर दिया या 10%, तो लोगों को और ज़्यादा लोन मिलता है, तो अपने आप डिफ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाता है। मोरल सुएशन ये कहता है आरबीआई कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखी होती है, तो उस रूल को स्ट्रिक्ट कर देती है डिफ्लेशन के केस में, और थोड़ा सा जो है रूल्स को जो है बेसिकली क्या है थोड़ा सा लिबरल कर देती है इन्फ्लेशन के केस में, ताकि लोगों को लोन दिया जाए। और क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंक से कि देखो भाई एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेक्टर्स को लोन आप ज़्यादा देना और बाकी सेक्टर्स को लोन मत देना या कम देना। उससे क्या होता है कि भाई जो सेक्टर्स हमारा जैसे मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर्स के आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो उसने आरबीआई को बोल रखा है कि भाई जो मैन्युफैक्चर सेक्टर्स है उसमें लोन वगैरह ज़्यादा सैंक्शंस करना, तो कमर्शियल बैंक उस हिसाब से काम करता है। तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर्स को क्या कर देना, उसको प्रेफरेंस दे देना कि उसे लोन आप ज़्यादा देना। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन में उस सेक्टर्स को क्या है प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, डिफ्लेशन में उस सेक्टर्स को कम कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये, तो यही सारी कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो जब भी आपका क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो कि गवर्नमेंट सेक्टर करता है, जैसे रोड बनवाने, फ्लाईओवर बनवाने, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग सारे बता दिए, रेलवे। तो चेंज इन सच एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अफेक्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी और इसके थ्रू कंट्रोल होता है। चेंज इन टैक्सेस, तो बता दिया टैक्सेस से क्या होता है, रिवेन्यू होता है फॉर गवर्नमेंट। अब इस रिवेन्यू को क्या करता है गवर्नमेंट, बढ़ा सकती है टैक्स रेट या घटा सकती है, चेंज कर सकती है, जिससे कंट्रोल करती है किसको, एग्रीगेट डिमांड को। चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो कि आरबीआई करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो मेजर्स टू करेक्ट में क्या है, देखो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी सेम है, यहाँ पे डिक्रीज कर देगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को, और आपका यहाँ पे एक और छूट गया, ये भी लिख लो, टैक्सेस को या टैक्स रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। इन्फ्लेशन, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, जो भी बैंक रेट है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एलआरआर हो जाएगा, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। और आपका क्वालिटेटिव अप्रोच में इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, एडवाइस डिस्करेज लेंडिंग्स देना कम करो, स्ट्रिक्ट कर दो, और उसके अलावा क्रेडिट राशनिंग अंडर एसएससी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग करो, सभी को लोन मत दो। इसके चार्ट के थ्रू कर लोगे तो याद हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, डिक्रीज कर दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज कर दो टैक्सेस। इससे क्या होता है मैंने आपको पूरा कहानी बता दिया है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंक्रीज कर दो बैंक रेट क्या होता है सब बता दिया मैंने। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल कर देते हैं सिक्योरिटीज़ को। फिर है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशो। इसके अलावा जो है कैश लीगल रिजर्व रेशो में 2 आता है, कैश रिजर्व रेशो और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। दोबारा समझा देता हूँ, देखो अगर ये इंडिविजुअल है, इसने अपना एक पीएनबी में अकाउंट खुलाया या किसी भी कमर्शियल बैंक में, और इसने 1000 रुपये जमा करा, तो ये पीएनबी अब ये मिस्टर बी को ये लोन देगी। मिस्टर बी लोन लेने आया है और मिस्टर ए सेविंग डिपॉजिट करने आया है। तो जब बी को लोन देगा
PNB कमर्शियल बैंक, तो ये पूरा 1000 रुपये नहीं देता। 1000 में से मान लो 20% काट के 800 ही देगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बोला हुआ है, देख भाई जितना भी डिपॉजिट आएगा ना उसका क्या करना, 15% तो SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो अपने पास लिक्विड फॉर्मेट में रखना, और बाकी 5% जो है मेरे पास कैश रिजर्व रेशो रख देना। तो 50 रुपये, 1000 का 50 रुपये मेरे पास रखना और 15% 150 रुपये अपने पास रखना, और उसके बाद जो पैसे बचेगा उसे ही आप लोन देना। क्यों ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर मान लो ये पर्सन दोबारा से पैसे लेने आ जाए तो भाई कहाँ से दोगे? तो उस केस में जो तेरे पास बचे हुए थोड़े बहुत स्टेटरी लिक्विडिटी उसको देना, और कम जाएगा तो मेरे से लेके देना। ठीक है, तो इसलिए RBI का रूल फॉलो करना पड़ता है सभी कमर्शियल बैंक को। तो ये होता है CRR और SLR। ठीक है, और इन दोनों को इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अभी ये 200 रुपये ब्लॉक हो रहा है, तो इन्फ्लेशन में 300 400 इंक्रीज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा ब्लॉक होएगा, तो उसकी वजह से लोन लोगों के पास कम पहुंचेगा, तो अपने आप इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन में उल्टा होता है, डिक्रीज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे सुनना ज़रा, यहाँ पे मैं क्या बात बोलने वाला था। हाँ जी, यहाँ पे मैं ये बोलने वाला था, ये जो मैंने परसेंटेज बताया ये चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, RBI चेंज करती रहती है। तो ये एक वैसे ही एग्जांपल के लिए 5% और 15% बताया है। ये करंट में कितना है आप गूगल करोगे, CRR SLR तो सब मिल जाएगा, बैंक रेट कितना है अभी की रेट में सब मिल जाएगा। ठीक है, फिर है क्वालिटेटिव अप्रोच में वही बताया, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देते हैं। मोरल सिचुएशंस क्या है, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग्स एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग कर देते हैं। तो ये होता है आपका क्या, इन्फ्लेशनरी। और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को ठीक करने का क्या होता है, डिफ्लेशन सिचुएशन या डेफिसिट डिमांड एक ही बात होता है। तो इसमें भी सेम ही होता है, सेम ही होता है, टर्म्स तो सेम ही है, बस आप उल्टा कर देना टैक्सेस। तो सारे पॉलिसीज फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होएगा। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक करती है, यानी कि RBI करती है। और इसमें उल्टा हो जाएगा, देखो जी ऊपर वाले में आप डिक्रीज़ कर रहे थे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इंक्रीज़ करोगे और टैक्स रेट बढ़ा दोगे। जितने भी रेट है ना, रेट हैं वो सारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। D फॉर डिफ्लेशन, D फॉर डिक्रीज़। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ इन बैंक रेट हो जाएगा, डिक्रीज़ इन LRR हो जाएगा, और सिक्योरिटीज़ को आप परचेज करोगे, डिक्रीज़ इन मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट, एडवाइस टू इनकरेज लेंडिंग एंड विथड्रॉल क्रेडिट राशनिंग अंडर SSC। तो ये यहाँ पे इस सब के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं, ये आप पढ़ लेना। मेनली तो MCQ आएगा, तो ये समरी टाइप जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया वो उसी से आएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया, रिवाइज भी कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर्स पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा। इफ़ आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। साथ में किसी भी टाइप का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ नीचे में मिल जाएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट जिन लोगों का एग्ज़ाम है मई 2023 में CUT का प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहो। कहीं से भी कोई भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, आप मेरे से पूछ सकते हो, और अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लो। मेरा बेस्ट विशेज़ आप सभी को है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वाले चैप्टर के साथ।